नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारा विषय है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें हम पढ़ेंगे कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में मॉरलिटी, नैतिकता क्या है। तो हम सामान्य रूप से समझते हैं, हम जानते हैं ना पहले से कि कोई भी चीज़ है, हम जब बचपन में छोटे थे तो हमें नैतिक शिक्षा की जो किताबें हैं उनमें कोई स्टोरी होती थी, उसके बाद में हमें कहता था कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सदा ईमानदार रहना चाहिए, या इस प्रकार की जो भी वो लकड़हारे वाली जो एक कहानी थी कि वो किस प्रकार से अपनी कुल्हाड़ी वगैरह पानी में गिर जाती है। तो वो मतलब कुल मिलाकर के हमको यहाँ से जो भी सीखने को मिलता है वो क्या है कि नैतिकता। तो नैतिकता का मतलब होता है सही और गलत की पहचान करना। यदि हम इस चीज़ को पहचानने में सक्षम हैं कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, तो हम कह सकते हैं कि हमें मॉरलिटी की समझ है, नैतिकता की समझ है। और नैतिकता का जो मूल्य है वो यही है कि एक व्यक्ति के अंदर सही को सही कहने और गलत को गलत तरीके से समझ पाने की जो समझ है वो उसके अंदर विकसित हो सके। कोहलबर्ग ने इसी को अपने सिद्धांत में नैतिकता को जब समझाया तो उन्होंने इसके 3 स्तर दिए, 3 लेवल्स, और प्रत्येक लेवल में 2-2 स्टेजेस को समझाया। तो इस प्रकार से कोहलबर्ग के सिद्धांत में कुल मिलाकर के 3 स्तर हैं और 6 उसके स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं। तो एक एक करके हम इनको समझेंगे। तो आइए एक सारणी की सहायता से समझते हैं कि कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत, नैतिक विकास के सिद्धांत में किस प्रकार से नैतिकता का जो विकास क्रम है उसको समझाया है। तो आइए देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत का जो पहला लेवल है वो है प्री कॉन्वेंशनल लेवल, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में जो स्टेज आती हैं वो 2 आती हैं। पहला है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट और दूसरा है पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। अर्थात बालक जो है वो आज्ञा का पालन तो करता है, लेकिन किसके बेस पर? पनिशमेंट, सजा के आधार पर, कि उसको सजा नहीं मिलेगी, सजा से बचने के लिए वो आज्ञा का पालन करता है। और दूसरी स्थिति में वो देखता है कि मुझे इसमें क्या फायदा हो रहा है, उसका पर्सनल रिवार्ड उसे क्या मिल रहा है। सेकंड लेवल आता है कॉन्वेंशनल लेवल, इसको कहते हैं संक्रियात्मक अवस्था। और ये भी 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अंतर व्यक्तिक संबंध, अन्य लोगों के साथ में उसके कैसे संबंध है, अन्य लोगों की नज़र में उसकी क्या इमेज है। और मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, यानी कि जो उसका एक सामाजिक जो स्तर है वो किस प्रकार का है, यानी कि सामाजिक स्तर, समाज में समाज के नीति नियमों को लेकर के उसका क्या दृष्टिकोण है। तो उसको समाज के जो ऑर्डर है, जो उसके लॉज हैं, उसको पूरा करने के लिए बालक किस प्रकार का दृष्टिकोण रखता है, यहाँ पर उसकी यही नैतिकता है। और ये एज ग्रुप होता है 10 to 13 ईयर्स। और इसके बाद में अब आएगा पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कॉन्वेंशनल में जो एज ग्रुप है वो लगभग जो टीन एज जो होती है, किशोर अवस्था जो होती है, उसका जो ग्रुप लेवल है वो कौन सा है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि समाज के अंतर्गत जो उसके खुद के अधिकार हैं या समाज के साथ में उसका जो व्यवहार है वो सारी चीज़ें। और लास्ट में इसकी जो 6th स्टेज आती है वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। उसके द्वारा ऐसे नैतिक सिद्धांत जो कि सार्वभौमिक हो। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक, सभी पर एक साथ में एप्लीकेबल होने वाले यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। अब एक स्टेज को पढ़ते हैं। यहाँ तो एक इनके नाम जाने हमने कि इनके नाम क्या है। अब एक स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा लेवल 1 प्री कॉन्वेंशनल लेवल। एज ग्रुप याद रखना हमेशा 4 से और 10 साल। अच्छा, इसमें 1 से और 3 साल या 0 से 3 साल को क्यों नहीं लिया? कोई बता सकता है? 4 से क्यों शुरू करा? 1 से 3 साल वाला किधर गया? हाँ, मतलब कम से कम बच्चे में जो उसका समझ का जो स्तर है वो तो विकसित हो भाई। और चीज़ें तो बाद की बात है। तो जो शैशव अवस्था जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ से पहले की जो अवस्था थी उसको इन्होंने यहाँ पर लिया नहीं है। उसके बाद में एक तरह से जब बाल्य अवस्था प्रारंभ होने लगती है तो उस अवस्था से ये अपनी स्टेजेस को प्रारंभ करता है। और यहाँ पे कौन से ईयर आते हैं? 4 साल की उम्र से लेकर के और 10 साल तक का बच्चा होता है, वहाँ तक की जो एज है वो किस में शामिल करी है इसने? पहली स्टेज में, प्री कन्वेंशनल लेवल। याद रखना नाम को, है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें पहली स्टेज है उसका नाम है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन।
यहाँ पे देखो इसका एक एग्जांपल देते हुए नीचे लिखा हुआ है, चाइल्ड ओबे पेरेंट्स टीचर्स टू अवॉइड पनिशमेंट। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को एक ही चीज़ का डर होता है कि कोई भी वो काम करना चाहते हैं ना, कोई उनको काम दिया जाता है या उनसे कुछ कहा जाता है कि ये काम करो, ये काम मत करो, तो उस काम को करना या ना करना वो एक ही बात पर निर्धारित करते हैं कि इससे क्या हम दंड से बच जाएंगे, क्या पनिशमेंट से बच जाएंगे क्या। तो यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो क्या बेटा, पनिशमेंट को अवॉइड करना। जैसे बच्चे से किसी काम को करा कि नहीं नहीं ये तुम ये काम मत करो, अब बच्चे को लगता है कि अगर मैंने ये काम किया तो मेरी पिटाई हो सकती है या मेरे को और किसी प्रकार का कोई पनिशमेंट मिल सकता है, तब बच्चा उस काम से बचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आज्ञा का पालन तो होता है, लेकिन आज्ञा का पालन का आधार क्या होता है, पनिशमेंट। पनिशमेंट के बेस पर भी वो क्या करता है, अपने टीचर्स को या अपने पेरेंट्स को ओबे करता है, यानी कि उनकी आज्ञा का पालन करता है। छोटे बच्चे जो होते हैं, हालांकि स्कूल एजुकेशन में या उन चीज़ों में आजकल पनिशमेंट का प्रोविज़न नहीं है, पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक संकेतात्मक, जैसे बच्चों के हाथ खड़े करवा दिए या और भी कुछ इस तरह का, तो बच्चे को लगता है कि भाई सबके सामने जो है मुझे खड़ा किया जाएगा या इस तरह का कुछ, तो बच्चा उससे बचने का प्रयास करता है। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? तो ये पहली स्टेज जो है इसका नाम है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी कि आज्ञा पालन, और आज्ञा पालन के साथ साथ में क्या, दंड, पनिशमेंट, तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पर कोहलबर्ग साफ साफ कह रहा है कि बच्चे आज्ञा पालन तो करते हैं, या बच्चों के अंदर जो नैतिकता है, भाई आज्ञा पालन करना क्या है, ऐसे कहते हैं ना, सदैव बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन ये आज्ञा का पालन कैसे हो रहा है, किसके बेस पे हो रहा है, बच्चे खुद से उनके अंदर नैतिकता डेवलप हो गई है क्या? नहीं, अभी कोई नैतिकता डेवलप नहीं हुई है। वो आज्ञा का पालन तो करेंगे, लेकिन केवल और केवल पनिशमेंट से बचने के लिए। समझ में आ गई क्या ये वाली बात? चलो नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं हम अपन। अगली जो हमारी स्टेज है, स्टेज 2, यहाँ पर आता है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। इसको क्या कहते हैं, व्यक्ति, मतलब वो अपने ऊपर देखेगा मेरा क्या फायदा है इस चीज में। तो इसको एक यहाँ पर लाइन दी गई है, टिट फॉर टैट मॉरलिटी। यहाँ पे नैतिकता तो है, पर कैसी नैतिकता है, जैसे को तैसा। सुना है ना टिट फॉर टैट, एक स्टोरी थी उसमें टिट फॉर टैट आता। कौन सी स्टोरी थी जिसकी मॉरल ये था, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा? बचपन में सुनिए कि कोई कहानी जिसमें जो नैतिक शिक्षा जो मिलती है उससे मॉरलिटी मिलती है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। हाथी वाली, दर्जी और हाथी वाली कहानी थी। हाँ हाँ, तो टेलर और उसकी एलिफेंट की जो कहानी होती है, तो उसके ऊपर वो कीचड़ वीचड़ उछालता है, वो वाली है ना। तो उसमें क्या होता है, जैसे को तैसा। तो खैर वो हमारा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे बात क्या है, यदि तुम मेरे लिए काम करोगे तो ही मैं तुम्हारा काम करूंगा। यानी कि बच्चा आज्ञा का पालन वगैरह सब कुछ करेगा, लेकिन कब करेगा, जब उसको खुद का फायदा दिख रहा हो। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल मैंने जब पहले पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था, मान लो बच्चे से कहा कि दुकान पर से जा करके थोड़ा सामान ले आओ, घर का कुछ सामान मंगाया, तो वो ले तो आएगा, लेकिन तब लेके आएगा जब उसको भी कुछ टॉफी चॉकलेट लाने का या कुछ ना कुछ उसका फायदा हो रहा होगा उसमें। तो कोई काम बच्चा तभी करेगा, आज्ञा का पालन तभी करेगा जब उसका खुद का फायदा उसमें दिखेगा। उसका फायदा हो रहा है तो बिल्कुल करेगा काम को, और उसका फायदा नहीं हो रहा तो वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होएगा। समझ में आ रही है बात ये वाली? तो इसलिए इसमें यहाँ पर साफ साफ बताया गया, कोहलबर्ग कहता है कि ये नैतिकता का जो दूसरा स्टेज है, अभी लेवल पहला ही वाला ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर दूसरे स्टेज में आकर के बच्चा इतना हो जाता है कि उसको अगर उसका फायदा अगर दिख रहा है तो बिना कोई पनिशमेंट वगैरह का दिमाग यहाँ पर नहीं लगाता, बस वो तो देखता मेरा क्या फायदा है, उसका फायदा हो रहा है तो वो उस नैतिकता का पालन कर लेगा। जो भी बात उसको बताई गई है, जैसे उससे कह दिया कि देखो ऐसा है, अगर तुम रोज 1 घंटे पढ़ाई करोगे तो मैं तुम्हें शाम को घुमाने लेकर के जाऊंगा। तो बच्चा सोच रहा है उसका लक्ष्य क्या है, घूमने जाना, तो वो अपना काम करवाना चाहता है। अब उसका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो फिर भी पढ़ाई कर रहा है 1 घंटे। क्यों? जैसे बच्चे से कह दिया कि अगर तुम होमवर्क पूरा कर लोगे तो संडे को अपन कहीं घूमने चलेंगे। तो संडे कब आएगा? 7 दिन बाद, लेकिन 6 दिन तक वो क्या कर रहा है, अपना होमवर्क पूरा कर रहा है। किस लिए? ताकि उसको संडे को खजाना मिल जाए, घूमने के लिए जाने को मिल जाए। समझ में आ रही है बात? अरे समझ रहे हो पीछे तक? देखो अब यहाँ पे हो गई हमारी लेवल 1 कंप्लीट हो गया। लेवल 1 क्या था? प्री कॉन्वेंशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब जो है बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होगा तो अब एज ग्रुप भी उसका चेंज हो जाएगा। देखो नेक्स्ट आ रहा हमारा लेवल 2 कॉन्वेंशनल लेवल, संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर जो ये संक्रियात्मक अवस्था है, ये एक ऐसी अवस्था, बीच का सा पीरियड है ये, मतलब बाल्य अवस्था खत्म होने वाली है और किशोर अवस्था प्रारंभ होने वाली है, बीच का अवधि है ये। देखो एज ग्रुप भी उसने कैसे डिवाइड करी है, जीवन के अलग अलग जो फेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग। पहला वाला जो प्री ऑपरेशनल है वो पूरा का पूरा किस में चला गया, प्री कन्वेंशनल किस में चला गया, पूरा का पूरा बाल्य अवस्था में। और जब ये दूसरा, ये बाल्य अवस्था तो खत्म हो रही है, और कौन सी अवस्था से प्रारंभ होने वाली है, किशोर अवस्था प्रारंभ होने वाली है। तो 10 से और 13 साल की जो एज ग्रुप है वो किसके अंतर्गत आता है, हमारा आता है इसमें सेकंड लेवल वाले में, ठीक है ना।
इसको बोलते हैं कन्वेंशनल लेवल या संक्रियात्मक अवस्था। और इसमें आती है स्टेज नंबर 3, इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यहाँ पे बच्चा देखता है दूसरों के साथ में मेरा क्या संबंध है, या दूसरों के साथ में मेरे किस प्रकार के संबंध है। तो दूसरों के साथ में संबंध कैसे, वो अपनी इमेज देखना चाहता है दूसरों की नज़र में कि भाई ये जो और लोग हैं उनकी नज़र में मेरी क्या इज्जत है या मेरी क्या इमेज है। तो हर बच्चा क्या बनना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है। जैसे कहते हैं ना छोटे बच्चे होते हैं या 10 से 12 साल 13 साल का जो ग्रुप है, तो उसमें बच्चा ये दिखाना चाहेगा, सब उसको कह देखो कितना अच्छा लड़का है, कितनी अच्छी लड़की है। समझ में आ रही बात, सबकी बात मानती है, सबका कहना मानती है ना। तो ये कब होएगा, जब वो उसके अंदर नैतिकता भी आई नहीं है। नैतिकता क्या है, इतनी सी नैतिकता है बस उसको अच्छा कहो, उससे कोई भी काम करवा लो, उससे क्या कहना है कि ये अच्छा है। तो इसको नाम दिया गया है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। यानी कि यहाँ पर सब अच्छा अच्छा बनना चाहते हैं। किसी से कह दिया अरे ये तो बेकार लड़का है, तो फिर वो कोई काम नहीं करेगा। और वो काम ही इसलिए कर रहा है ताकि समाज के लोग उसको किसके रूप में पहचाने, एक अच्छा लड़का और अच्छी लड़की के रूप में उसको पहचाना जाए। तो यहाँ पर वो चाहता है कि उसके जो लोगों के साथ में संबंध है, समाज के लोगों के साथ में जो उसके संबंध है वो किस प्रकार के होने चाहिए, अच्छे हों, लोग उसको एक अच्छा व्यक्ति के रूप में जाने। तो यहाँ पर जो उसका नैतिकता है वो किस पर आधारित है, उसको अच्छा कहा जा रहा है या नहीं कहा जा रहा, इस बात को लेकर के वो अपने आप में नैतिकता प्रदर्शित करता है। समझ में आई यहाँ तक बात। अब इसी स्टेज की इसी लेवल की एक और स्टेज आती है अगली, उसका नाम है स्टेज 4। अब स्टेज 4 में किस चीज की बात करेगा ये नेक्स्ट, इसमें बात करेगा ये मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। यानी कि समाज के जो रीति रिवाज हैं या समाज के जो नियम है, भाई उसको अच्छा लड़का बनना है, अच्छी लड़की बनना था पहले, अब वो थोड़ा सा एक कदम और आगे, उसको लग रहा है कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, समाज ने जो नियम बनाए, जो समाज ने जो नीति नियम बना रखे हैं उनको मुझे जरूर से पालन करना है। तो इसमें एक लाइन रह गई है, रूल्स आर रूल्स, नियम नियम है, रूल्स कैन नॉट बी ब्रोकन, नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। रूल्स आर डिवाइन, नियम दिव्य है। मतलब वो ये सोचता है कि समाज ने जो नियम बना दिए ना, ये तो बहुत जरूरी है इनको पालन करना। तो वो समाज में जो भी कोई नियम बना होगा, रीति रिवाज चली आ रही होगी, कोई परंपरा चली आ रही होगी, तो उसका वो पूरी तरह क्या करेगा, समर्थन करेगा। उसकी नैतिकता इस बात पर आधारित हो जाएगी कि उसका जो समाज है, जिस समाज में वो रहता है, उसके क्या नीति नियम है, क्या रीति रिवाज है, उन चीजों को वो पालन करने की पूरी तरह से प्रयास करेगा। समझ में आ रही है कि बात, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। चलो नेक्स्ट, अब आती है हमारी थर्ड, इसका जो लेवल है, तीसरा लेवल, और उसका नाम क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। यहां आते आते बालक जो है वो कौन सी अवस्था में आ चुका होता है, किशोर अवस्था में। 13 साल के बाद में कौन सी अवस्था आती है, किशोर अवस्था। तो यहाँ पर बालक जो है वो किशोर अवस्था में आ गया। और किशोर अवस्था जो कैसी अवस्था होती है, अपन ने पढ़ा है, स्टेनली हॉल ने क्या परिभाषा दी है किशोर अवस्था की, बताओ कोई, किशोर अवस्था की परिभाषा स्टेनली हॉल, नहीं पता, डब्बा गोल है और सबका मुझे ऐसा लग रहा है, छुट्टियां कर करके नियति नहीं, स्टेनली हॉल की परिभाषा नहीं पता तुम लोगों को, सबसे फेमस, Adolescence is the age of storm, stress। तो और क्या पूछ रहा हूं मैं, अच्छा ये नहीं पता कि किसने कहा है। हाँ, तो स्टेनले हॉल ने कहा है कि जो किशोर अवस्था है वो तूफान, तनाव, दबाव की अवस्था है। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो, अब देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखा करो, जब भी हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या कोई भी मनोविज्ञान में, चाइल्ड डेवलपमेंट में कोई भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इंटर रिलेट करना हमें आना चाहिए। देखो यहाँ पे इसने कहीं भी नहीं लिखा हुआ किशोर अवस्था शब्द का प्रयोग, कहीं पर भी नहीं है, तुमको दिख रहा होगा है कि कहीं किशोर अवस्था, क्यों, क्योंकि कोहल वर्ग ने इस तरीके से नहीं बांटा, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, बचपन, शैशव, इस तरीके से नहीं बांटा उसने अपनी स्टेज दी और उसका नाम कुछ और रखा, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, ऐसा उसने नाम रखा है। तो वो किशोर अवस्था शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा। लेकिन यदि हमने पहले से पढ़ा हुआ है, हमको पता है कि किशोर अवस्था के बारे में स्टेनले हॉल ने क्या बात बताई है और किशोर अवस्था किस प्रकार की अवस्था है, तब हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें जो स्टेजेज आएंगे उनको और अच्छे से हमारी क्लियरिटी होगी। समझ में आ रही है बात। तो कैसी अवस्था है किशोर अवस्था, तनाव की, तूफान, दबाव की, उसको प्रेशर होता है, वो समझ नहीं पाता, उसको लगता है कि वो बड़ा हो गया है, लेकिन लोग उसको कभी कभी बड़ा भी नहीं समझते। जब उसको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो कहते हैं अरे अभी तो तू छोटा है, और वो अपने आप को क्या समझने लगता है, बड़ा समझने लगता है। तो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस उसके सामने होती है। लेकिन यहाँ पर बात आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स।
अब उसको लग रहा है कि देखो समाज के जो नियम वगैरह थे वो ठीक है, उनका पालन करना था। अभी थोड़ी देर पहले तक तो क्या लग रहा था उसको कि समाज के जो नियम है उनका हर स्थिति में पालन होना चाहिए, नियम तो दिव्य है, उनको तो तोड़ा ही नहीं जा सकता है, हर स्थिति में नियमों का पालन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आके क्या कह रहा है वो देखो साफ साफ, रूल्स कैन बी ब्रोकन फॉर द इंडिविजुअल राइट्स, नियमों को तोड़ा जा सकता है किसके लिए, व्यक्तिगत अधिकारों के लिए। उसको लगने लगता है कि भाई समाज ने जो नियम बनाए वो किसके लिए बनाए, व्यक्तियों के लिए बनाए। लेकिन अगर कोई समाज का नियम किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है, किसी व्यक्ति के अधिकारों को ठेस पहुंचाता है, तो ऐसे नियमों को क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। कौन कह रहा है ये, कोहलबर्ग ने अपनी इस अवस्था में बात बताई कि बालक जो है वो 5वीं स्टेज में जब आता है, यानी कि उसकी उम्र 13 साल से ऊपर जाने लगती है, किशोर अवस्था में जब बालक जाता है तो उसकी थोड़ी सी प्रवृत्ति विद्रोहात्मक हो जाती है। वो ये सोचने लगता है कि देखो ऐसा है, नियम वगैरह पालन करना अच्छी बात है, लेकिन नियमों का पालन मैं तब तक ही करूंगा जब तक वो किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते। हम देखते हैं समाज में कई प्रकार के ऐसे नियम होते हैं जिनसे कि व्यक्ति को लगने लगता है कि अरे इससे तो मेरे अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, और ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति क्या करने लगता है, उनका विद्रोह करने लगता है। और यहाँ पर एक शब्द भी यहाँ पे लिखा हुआ, मूवमेंट्स। जितने भी समाज के विरुद्ध में आंदोलन चलाए जाते हैं, कुछ क्रांति होती है, कुछ विद्रोह होता है, कुछ चीजों की अपनी बात को रखने का प्रयास किया जाता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फिर आंदोलन करना पड़ता है। तो किशोर जो है वो क्या करता है, समाज के नीति नियमों के खिलाफ में अपने आप को प्रदर्शित करने लगता है। कब, इसमें शर्त एक ही है, लेकिन जब उसको लग रहा हो कि वो किसके खिलाफ चले गए हैं, इंडिविजुअल राइट्स। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, उसको लगता है, उसको व्यक्ति छोड़ो, उसको खुद को लगता है कि अरे मेरे अधिकारों को क्या किया जा रहा है, हनन किया जा रहा है। अगर मैं इस नियम का पालन कर रहा हूं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी समाज में, जैसे ऐसा अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो कुछ समय से, कुछ ऐसा समय था जब लड़कियों को पढ़ाने के लिए आगे, मतलब समाज अच्छा नहीं समझता था कि भाई लड़कियों को आगे पढ़ाना चाहिए, नहीं ऐसे, तो समाज के नीति नियम तो क्या है कि भाई लड़कियों को आगे नहीं पढ़ाना चाहिए। लेकिन अभी किसी लड़की को लगता है कि नहीं नहीं ये तो गलत बात है, हमारे तो राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, हमें तो पढ़ना है आगे, तो वो क्या करेंगे, फिर अपने जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम उनका क्या करेंगे, वो विद्रोह करेंगे। तो कुल मिलाकर ये एक उदाहरण है केवल, है ना। ऐसे कई सारे जो व्यक्ति के जीवन में ऐसी सिचुएशंस हो सकती है जब उसको ये लग सकता है कि ये समाज के जो नियम बनाए गए हैं, अगर मैं इनका पालन करता हूं तो ये जो नियम है ये मेरे व्यक्तिगत अधिकारों का क्या करेंगे, उल्लंघन करेंगे। ऐसी स्थिति में फिर वो उनको तोड़ने का प्रयास करता है, वो आंदोलनकारी हो जाता है, वो क्रांतिकारी हो जाता है, और उसको लगता है कि भाई मुझे तो क्या करना चाहिए, ऐसे नियमों को बिल्कुल भी मानना नहीं चाहिए। तो वो कहता है रूल्स कैन बी ब्रोकन। इस अवस्था में आते आते बच्चे की नैतिकता इस स्थिति में आ जाती है कि वो ये नहीं मानता कि समाज ने जो नियम बना दिए उसको मानना ही मानना है। इससे पहले तक तो मान रहा था वो, लेकिन अब आकर के उसको लगने लगता है कि अगर हमारे व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हो रहा है तो ऐसे नियमों को क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। समझ में आ गई बात यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। अब आता है बेटा लास्ट स्टेज, स्टेज नंबर 6, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। देखो अभी क्या बच्चा बड़ा होता जा रहा, बड़ा होता जा रहा, अब लगभग उसकी किशोर अवस्था भी समाप्त होने वाली है। 13 साल से लेकर के और लगभग 15-16 साल तक की जो अवस्था थी उसमें तो वो कौन सी स्टेज में था, स्टेज नंबर 5 में, जब उसको लग रहा था कि भाई मेरे को जो है नियम वगैरह तोड़े जा सकते हैं ये सब। अब जो है बच्चा लास्ट स्टेज में आ गया, उसकी एज लगभग 17, 18, 19 साल की एज अब उसकी हो चुकी है। मतलब धीरे धीरे अब वो किशोर अवस्था से निकल करके और वयस्क अवस्था में, या जिसको कहते हैं अपन अडल्टहुड, वयस्क अवस्था में वो जा रहा है। यानी कि उसके अंदर क्या आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है, परिपक्वता आ रही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या विकसित होने लगती है, एक अच्छी नैतिकता, जिसको कहते हैं एक प्योर नैतिकता जो है उसके अंदर विकसित होने लगती है। अब तक उसने देखो सब काम किए, पहले वो अच्छा लड़का बनने का भी उसने प्रयास किया, उसने समाज के नियम भी पालन किए, फिर उसने व्यक्तिगत अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। अब उसको लगने लगा है कि मुझे कुछ ऐसे नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए जो सभी लोग जिनको अपनाते हों। तो वो क्या करता है, समाज में पहले से ही प्रसिद्ध ऐसे कुछ नैतिक सिद्धांतों को, चाहे वो किसी व्यक्ति से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है गांधी, और गांधी जी की स्पेलिंग गलत हो गई है इसमें, है ना, तो इसको सही कर लेंगे बाद में, गांधी और नेल्सन मंडेला। तो ये जो ये कुछ ऐसे व्यक्ति जिनकी अपनी कुछ विचारधारा रही, जरूरी नहीं यही हो, जैसे कोई व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के विचारों को मान सकता है, या और भी कोई ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों को मान, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समाज में एक आदर्श हो, एक नैतिक हो, उस व्यक्ति के विचारों को मानने का, या उस व्यक्ति के जो आदर्श हैं, उस व्यक्ति ने जो बातें बताई है उनको वो फॉलो करने की प्रयास करता है। वो अब यहाँ ऐसी स्टेज में आ जाता है, खुद की एक अपनी एक नैतिक सिद्धांत विकसित करने का वो प्रयास करता है। उसको कोई बताता नहीं है कि तुम गांधी जी को, अभी देखो
क्या ऐसे महापुरुष नहीं है जो दोनों महापुरुष हैं, लेकिन दोनों के विचार एक दूसरे से कैसे हैं, विपरीत हैं। जैसे भगत सिंह, तो भगत सिंह भी महापुरुष है, और महात्मा गांधी भी महापुरुष है। अब दोनों ही क्या करते थे, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते थे। भगत सिंह कहता था कि नहीं भाई ऐसा देखो, इनसे लड़ाई वड़ाई करनी है तो ऐसे काम नहीं चलेगा कि तुम जो है चुपचाप बैठ जाओ, है ना, और लड़ाई वड़ाई करो नहीं, तो इनको तो इनकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। तो वो उस तरह का व्यक्ति था, वो भी देश के लिए लड़ाई कर रहा था, तो वो भी महान व्यक्ति है। और दूसरी ओर गांधी जी कहते थे भाई लड़ाई वड़ाई अपन को नहीं करनी, चुपचाप शांति के रास्ते से हमको आज़ादी लेने का प्रयास करना है। तो दोनों महान है। अब जो व्यक्ति है, जो युवा है, जो अभी अभी आगे बढ़ रहा है, उसकी किशोर अवस्था एंड पे है और अब वो धीरे धीरे उसके अंदर परिपक्वता आ रही है, तो वो दोनों में से किसी भी एक का चुनाव कर सकता है। उसको लगता है कि अगर मैं भगत सिंह के विचारों से प्रभावित हूँ तो वो भगत सिंह की नैतिकता को अपने जीवन में अपना सकता है, और उसको लगता है कि मैं गांधी के विचारों से प्रभावित हूँ तो वो गांधी जी की नैतिकता को अपने जीवन में अपना सकता है। मतलब ये चयन किसने किया, उसने खुद ने किया। अब देखो, ना तो उसको कोई पनिशमेंट का डर है, पनिशमेंट के डर से उसने नहीं किया, वो कोई अच्छा लड़का अच्छी लड़की नहीं बनना चाहता, उसका कोई फायदा नहीं है, उसको किसी समाज के नियम का डर नहीं है, वो कोई उसके व्यक्तिगत अधिकार का भी हनन नहीं हो रहा है। अब वो जो चयन कर रहा है वो एक पूर्ण रूपेण नैतिकता वाली बात कर रहा है कि मुझे क्या लगता है। उसने इतनी सारी चीजें देखी तो वो किसी एक व्यक्ति के नैतिक विचारों को अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करता है, क्योंकि अब कौन सी स्टेज आ चुकी है, अब वो किशोर अवस्था को भी पार करके और कौन सी अवस्था में जा रहा है, परिपक्व अवस्था में जा रहा है। तो अब वो अच्छी तरह सोच सकता है, समझ सकता है कि भाई ये जो चीज है, ये नैतिकता है, कौन सी चीज पालन करने योग्य और कौन सी चीज पालन करने योग्य नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, किसी व्यक्ति ने एक बार मान लो क्या कर लिया, उसका किसी एक व्यक्ति के नैतिक विचारों का चयन कर लिया, तो क्या वो उसको बदल नहीं सकता? बदल सकता है ना। देखो नैतिकता कोई ऐसी चीज नहीं है, देखो हमने पढ़ा है डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। विकास कैसी प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी तो डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो डेवलपमेंट है उसका नाम क्या है, कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग की जो थ्योरी है किस पर आधारित, किसकी बात, कौन सी थ्योरी की बात हो रही है, नैतिक विकास की। और जब विकास कैसी प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऐसा थोड़ी है कि उसने अगर एक बार गांधी जी के विचारों को समर्थन कर दिया तो आगे जाकर के वो भगत सिंह के विचारों को नहीं अपना सकता। उसको लगता था कि गांधी जी के विचार अच्छे हैं, उसने अपने जीवन में थोड़ा बहुत अप्लाई करने की कोशिश करी, बाद में जाकर के उसको लगा कि नहीं नहीं, आज के जमाने में गांधी जी के विचारों की कोई बात नहीं है। अब उसको भगत सिंह के विचार पसंद आने लगे। थोड़े दिन उसने भगत सिंह के विचारों पर चला, फिर उसको लगा कि नहीं नहीं, भगत सिंह के विचार पर भी नहीं चला जा सकता, तो फिर और कुछ उसने बदल लिया। समझ में आ रही बात। तो विकास जो है वो कैसी प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसी तरह से व्यक्ति की जो नैतिकता है, जो उसकी मॉरलिटी है, उसका भी डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग यानी कि जीवन पर्यंत होता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चा जो है वो केवल एक बार उसने जो किसी भी चीज को अपना लिया व्यक्ति ने और जीवन पर्यंत उसी को लेकर के वो बैठा रहा, फिर तो काय का विकास है, फिर तो वो अटक गया एक जगह पर। और विकास कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया। पढ़े थे ना अपन विकास की, डेवलपमेंट की अवस्था, उसमें विशेषताओं में विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जब जीवन पर्यंत चल रही है तो वो अपने जो चीजें हैं उनको क्या कर सकता है, उनमें कुछ परिवर्तन कर सकता है, उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है। तो ये था बेटा कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। लेकिन अब इस नैतिक विकास के सिद्धांत में लास्ट स्लाइड है तो अब, है ना, तो इसमें जो मेन बात थी वो क्या था कि यहाँ पर जो नैतिक विकास का सिद्धांत है इसका, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय कोहलबर्ग। तो इसमें अपने तीन तो क्या है, उसमें लेवल है, 3 स्तर हैं और 6 क्या है, स्टेज, यानी कि 6 चरण है। तो ये अपन को ध्यान में रहने चाहिए। कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता, कोई एक स्टेज का नाम दे दिया, तो निम्न अवस्था कोहलबर्ग के सिद्धांत के कौन से चरण से संबंधित है। एक प्रश्न क्या दे दिया उसने, मान लो कोई एक स्टेज दे दी, जैसा अभी अपन ने वो टेबल देखी थी, उस टेबल में से कोई भी एक स्टेज उसने दी, जैसे ये वाली स्टेज दे दी उसने, तो उसने दे दिया मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, ये वाली अवस्था दे दी, और पूछ लिया कि यह अवस्था कोहलबर्ग के सिद्धांत या नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण से संबंधित है। तो अपन को पता होना चाहिए भाई ये प्री कॉन्वेंशनल में आएगा कि कॉन्वेंशनल में आएगा या फिर किस में आएगा, पोस्ट कॉन्वेंशनल में आएगा। और ये अपन को 6 के 6 स्टेज क्रम से और तीनों के तीनों स्तर में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, प्री और पोस्ट, और बीच में क्या आ गया, कॉन्वेंशनल। प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल और पोस्ट कॉन्वेंशनल, पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक और उत्तर संक्रियात्मक। समझ में आ गई बात। और स्टेज है, स्टेजों को भी याद रखना है कि बच्चा शुरू में तो दंड की वजह से, पनिशमेंट के डर की वजह से आज्ञा का पालन करता है। दूसरी स्थिति में लगता है कि उसको भाई मेरा भी कुछ फायदा होना चाहिए जब मैं काम करूंगा। तीसरी स्थिति में वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनना चाहता है। चौथी स्थिति में वो चाहता है कि भाई जो है मेरे को क्या मिलना चाहिए, समाज के जो नियम वगैरह उनका मेरे को हर स्थिति में पालन करना है। 5वीं स्टेज में वो कहता है कि नहीं नहीं, समाज के नियम तो पालन करूंगा लेकिन मेरे व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और लास्ट
स्टेज में आकर के वो नैतिकता को किसी ना किसी एक व्यक्ति या पूर्व में प्रचलित नैतिक सिद्धांत जो सार्वभौमिक रूप से सभी के द्वारा माने जाते हैं उनमें से किसी एक का चयन करता है, और जो कि उसका चयन बाद में भी बदलता रह सकता है, क्योंकि अब वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका है और उसको क्या है कि वो अपने जीवन में जो भी उसको जैसी परिस्थिति मिलेगी उसके अनुसार वो नैतिकता का चयन कर लेगा। समझ में आ गई क्या बात? और नैतिकता क्या है, ये अपन पहले शुरू में देख चुके थे। नैतिकता का मतलब होता है सही और गलत को पहचान करने की क्षमता, यानी कि वो ये समझ सके कि सही क्या है और गलत क्या है, इसी को नैतिकता कहते हैं। तो मान लो पहले उसको लगता था कि नहीं, समाज के नियम पालन होने चाहिए, ये उसके लिए सही था, हर स्थिति में समाज के नियमों का क्या किया जाना चाहिए, पालन। लेकिन थोड़ा जब वो बड़ा हुआ तो उसको समझ में आया कि अगर मैं समाज के नियमों का पालन करता रह जाऊंगा तो मेरे व्यक्तिगत अधिकारों का क्या होगा। मान लो समाज का नियम व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो गलत बात है, तो जब जब उसको लगता है कि ये गलत है तब तब उसका वो विद्रोह करता है, और जब जब उसको लगता है कि ये चीज़ सही है तब उसका वो क्या कर लेता है, पालन कर लेता है। समझ में आ गई क्या बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? यहाँ तक मैं किसी को भी समझ में आया यहाँ तक का? तो बेटा ये था हमारा कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत।